कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां पर आसमान से एक बॉडी आकर वहां के नदी में गिरती है। तभी एक छोटा सा बच्चा उस बॉडी को देख लेता है। तभी उस बॉडी को उस गांव में लाया जाता है। उसे काफी गहरे छोटे लगे थे, जिसलिए उसका इलाज चलता है और उसके पूरे बॉडी में पट्टियां लगा दी जाती है। कुछ दिनों के बाद उस गांव में एक फेस्टिवल चल रही थी। तभी वहां के पुलिस वाले उस गांव को कब्जा करने पहुंच जाते हैं। वो सभी लोगों को बेरहमी से मार रहे थे, जिससे वहां पे अफरा तफरी मच जाती है। वो गांव वाले अपनी देवता से गुहार लगाते हैं कि हमें बचाने के लिए किसी मसीहा को भेजो। तभी वो घायल इंसान, जो कि इस फिल्म के हीरो शाहरुख खान है, एक खतरनाक एंट्री के साथ उन पुलिस वालों को मारते हैं। ऐसे ऐसे मारते हैं जिसे देखकर गांव वालों में फिर से हिम्मत आ जाती है, जिसके बाद वहां के गांव वाले उसे अपना मसीहा मान लेते हैं। लेकिन मारने के बाद वो गांव वालों से पूछता है कि मैं कौन हूँ। तभी वो छोटा लड़का वादा करता है कि मैं बड़ा होने के बाद जरूर पता लगाऊंगा कि आप कौन हो। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है कुछ साल आगे। हम एक मेट्रो को देखते हैं, जहाँ पर कुछ लड़कियां बैठी थी, जो आपस में बातें करते हैं कि अब टाइम आ गया है काम को अंजाम देने का। तभी एक टनल में जाने के बाद वो ट्रेन अचानक रुक जाती है। तभी वो लड़कियां गन निकालकर उस ट्रेन को हाईजैक कर लेते हैं। तभी वहाँ पे मौजूद एक पुलिस वाला उनसे लोगों को बचाने की कोशिश करता है। तभी उनकी चीफ की एंट्री होती है, यानी शाहरुख खान की। वो उस पुलिस वाले को मार के एक जगह पे बांध देता है। फिर कंट्रोल रूम में फोन लगाकर ये कहता है कि ये पूरी ट्रेन मैंने हाईजैक कर ली है। अगर तुम लोगों को इस ट्रेन में मौजूद 300 पैसेंजर्स की परवाह है तो मेरी सारी बात माननी होगी। तभी बातचीत करने के लिए नर्मदा नाम की एक ऑफिसर को बुलाया जाता है। जब नर्मदा चीफ से बात करती है तो वो कहता है कि मुझे एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ बात करनी है। वो एक गाना बजाता है और कहता है कि अगर ये गाना खत्म होने से पहले मिनिस्टर से मेरी बात नहीं हुई तो हर मिनट में एक पैसेंजर मारा जाएगा। और गाना खत्म होने से पहले वो मिनिस्टर आ जाता है। चीफ उसे कहता है कि आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर होने के 5 सालों में टोटल 10,281 किसानों ने आत्महत्या की है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? फिर वो कहता है कि अगर इन सब का जान बचाना है तो मैं एक अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, उसमें ज्यादा नहीं, बस 40,000 करोड़ रुपए भेज दो। वो मिनिस्टर कहता है कि इतना सारा पैसा तो हमारे पास नहीं है। तभी चीफ कहता है अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम जिस बिजनेसमैन की हेल्प करते हो उसी से मांग लो, क्योंकि उसे भी तो मदद करना चाहिए ना। तभी हम बिजनेसमैन काली को देखते हैं, जो एक फ्यूनरल में गया हुआ था। हालांकि उस आदमी को उसी ने मारा था। इसके पास 2 कलर की गोली थी, ब्लू और रेड। जब इसे गुस्सा आता था तो ये ब्लू गोली खाता था, और जो इसे गुस्सा दिलाता था उसे वो रेड गोली खिलाता था। उसी ट्रेन में एक आलिया नाम की लड़की थी, जो कि काली की बेटी थी। अब काली को फोन करने पर अपनी बेटी को बचाने के लिए वो 40,000 करोड़ भेज देता है, जिस पर आलिया चीफ को कहती है कि तुम एक घटिया इंसान और एक चोर हो। तभी चीफ कहता है कि तुम्हारे बाप से बड़ा चोर और कोई भी नहीं हो सकता। तुम जब अपने बाप से मिलोगी तब उसे मेरा नाम बताना, जो कि था विक्रम राठौर। लेकिन वो कहती है कि चोर तुम ही हो। तभी चीफ उनकी ग्रुप की एक लड़की, जिसका नाम था कलके, उसकी बैक स्टोरी बताता है। इसका बाप एक किसान था और ये उस दिन एग्जाम देने के लिए निकल ही रही थी। तभी बैंक के कुछ ऑफिसर उसके घर पहुंच जाते हैं और उसके बाप से 40,000 रुपये मांगते हैं, जो उसने लोन लिया था। वो किसान कहता है साहेब मुझे 10 दिन का टाइम दीजिए, लेकिन वो उसे चप्पल से मारने लगता है। वो कहता है कि साहेब मेरी बेटी के सामने मुझे मत मारिए। तभी वो उसका लुंगी भी उतार देता है। वहाँ के लोग कहते हैं कि देखो कितना बेशरम इंसान है, अपनी बेटी के सामने नंगा खड़ा है। जिसके बाद उस किसान की ट्रैक्टर को वो ऑफिसर ले जाते हैं। जिसके बाद वो किसान अपनी बेटी को एग्जाम देने भेजता है और वो जाकर आत्महत्या कर लेता है। फिर अगले दिन वो ऑफिसर फिर से जाते हैं और कहते हैं कि ब्याज के पैसे बाकी है। ये कहकर कल्कि की माँ की मंगलसूत्र निकाल देता है। तभी कल्कि एक फावड़े से उस ऑफिसर को मार देती है, और इसलिए वो चीफ के ग्रुप में थी। यह पर नर्मदा एक प्लान बनाकर अपने टीम के साथ वहाँ पे पहुंच जाती है, जहाँ पर वो ट्रेन रुकने वाली थी। लेकिन चीफ ने सारे पैसेंजर्स को वही मम्मी वाला मास्क पहना दिया था, जिससे उन ऑफिसर्स को पता न चले, और उनके साथ आराम से बाहर निकल आता है। और ट्रेन में एक डम्मी के हाथ में मशीन गन लगा दिया था, जिससे उनको ऐसा लगे जैसे वो ट्रेन में ही हो, और वो 40,000 करोड़ उन किसानों में बांट दिया जाता है जिन पर लोन चल रहा था। ये सारा बात नर्मदा काली को बताती है, जिस पर काली कहता है कि अपना टाइम भी आएगा। दूसरी तरफ चीफ अपना मास्क उतारता है और हमें पता चलता है कि ये तो काफी जवान है। दूसरी तरफ आलिया अपने बाप से कहती है कि उस हाईजैकर ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है और वो है विक्रम राठौर। ये सुनकर काली थोड़ा टेंशन में आ जाता है। तभी हम चीफ को देखते हैं, जो कि एक महिलाओं के थाने का इंस्पेक्टर होता है। इनके थाने को एक इनाम मिल रहा था, क्योंकि यहाँ के कैदी हैंडीकेप बच्चों के लिए नकली हाथ पर बना के लोगों की सेवा करती थी। फिर हम चीफ की एक मुबोली माँ को देखते हैं, जो चीफ को आजाद के नाम से बुलाती थी। वो आजाद की शादी करवाने के लिए एक लड़की की घर में जाते हैं, लेकिन वहाँ पे एक छोटी सी लड़की थी जो कहती है कि मेरे माम से पहले तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। अगर मेरा हाँ है तो ही तुम मेरे माम के साथ शादी कर सकते हो। यहाँ पर उसकी माँ और कोई नहीं बल्कि नर्मदा थी, जिसे देखकर आजाद काफी चौंक जाता है। बातों बातों में वो छोटी
सी बच्ची को आजाद काफी पसंद आता है। जिसके बाद चीफ का अगला टारगेट था हेल्थ मिनिस्टर, जो कि जनता को बता रहा था कि मैंने बड़ी बड़ी सरकारी अस्पताल बनाई है जहां पर सारे फैसिलिटी उपलब्ध है और किसी को भी प्राइवेट अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टा थी। वो कहता है कि कोई मुझे गोली भी मार दे, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं बल्कि मेरा बनाया हुआ सरकारी हॉस्पिटल में जाऊंगा। तभी दूर से चीफ का एक मेंबर स्नाइपर से उसके कंधे में शूट कर देती है। तभी तुरंत एक एम्बुलेंस आके हेल्थ मिनिस्टर को ले जाने लगती है। ये एम्बुलेंस भी चीफ का ही थी। उसे पास के ही एक सरकारी हॉस्पिटल में ले जाते हैं जहां पर कोई भी फैसिलिटी नहीं थी। यहाँ तक डॉक्टर भी कहता है हमारे पास ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिससे इनका इलाज किया जा सके। अब डॉक्टर से सारे चीजों की लिस्ट बनाकर उन ऑफिसर के पास भेजा जाता है। नर्मदा कहती है कि ठीक है, मिनिस्टर की जान बचाने के लिए हम ये चीजें भेज रहे हैं। तभी चीफ कहता है कि ऐसा थोड़ी चलेगा, सिर्फ इसी हॉस्पिटल नहीं बल्कि सारे सरकारी हॉस्पिटल में ये सारी चीजें लगवाना होगा। इस बात पर नर्मदा मना कर देती है। तभी चीफ कहता है कि मुझे केजर्ट से बात करनी है, वहीं ये सब कर पाएगा। जब केजर्ट से बात होती है तब उसका भांडा फूट जाती है, क्योंकि कुछ सालों पहले सरकारी हॉस्पिटल में कुछ बच्चों को लाया गया था जिनको कुछ वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं थे। तभी इरम नाम की एक डॉक्टर केजर्ट से कहती है अगर यहाँ पे जल्दी से ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं आया तो ये सारे बच्चे मारे जाएंगे। लेकिन वो कहता है कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि छोटी सी छोटी चीजों के लिए सबको कमीशन देनी पड़ती है और मुझे भी अभी तक कमीशन नहीं मिली है। वो कहती है कि मैं हेल्थ मिनिस्टर से कंप्लेन करूंगी। कि जज कहता है कि हाँ जाकर करो ना, सबसे बड़ा कमीशन तो वही लेता है। ऐसे सब बातचीत करके वो जब हॉस्पिटल में वापस आती है तब तक सारे बच्चे मारे जा चुके थे और उल्टा इरम के ऊपर इल्जाम लगाया गया, जिस वजह से वो भी चीफ के साथ मिल गई। ये सारी बात पता चलने के बाद वो सारे फैसिलिटी सारे हॉस्पिटल में लगवा दिया जाता है। लेकिन इस बार भी नर्मदा अपनी टीम के साथ उन्हें पकड़ने के लिए वहाँ पे पहुँच जाती है। फिर वहाँ पे एक अच्छी फाइट होती है। फाइट के दौरान नर्मदा चीफ की मास्क को खींच लेती है। वो उसका चेहरा तो नहीं देख पाई, लेकिन उस मास्क में उसके बाल आ गए थे। डीएनए टेस्ट से पता चलता है कि ये कोई बूढ़ा नहीं बल्कि एक जवान आदमी है। फिर कुछ पेंटर्स को बुलाकर उसके मिले फुटेजेस से उसका पेंटिंग बनाने लगते हैं। फिर अगले दिन नर्मदा और आजाद की शादी थी, तो नर्मदा अपनी एक ऑफिसर से कहती है कि अगर स्केच बन जाए तो मुझे कॉल कर देना। अब शादी के बाद रात में आजाद अपनी सारी सच्चाई नर्मदा को बताना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले उसे ऑफिसर की तरफ से भेजे हुए स्केचेस मिल जाती है, जिसे देखकर नर्मदा आजाद पर गोली चला देती है। लेकिन तभी काली के गुंडे वहाँ पे आकर उनको उठा लेते हैं। उन दोनों की ही बराबर कुटाई होती है, क्योंकि उनको लग रहा था कि नर्मदा उसकी पहले से ही हेल्प कर रही है और उसे पकड़ने की सिर्फ ढोंग कर रही है। उन्हें वहाँ पे मारने ही वाले होते हैं कि तभी एंट्री होती है रियल विक्रम राठौर की, जो कि आजाद का बाप था। वो उन्हें बचाकर वहाँ से ले जाता है। नर्मदा जाकर अपनी टीम को कह देती है कि ये सारे कांड विक्रम राठौर और उसके बेटे ने की है और उनके साथ जो लड़कियां मिली हुई है मैंने उनका चेहरा देख लिया है, वो सभी जेल में है और विक्रम राठौर का पता लगाने के लिए मुझे उन लड़कियों से बात करनी होगी। वो जेल में जाकर उन लड़कियों से झूठ कहती है कि आजाद एक अच्छा इंसान नहीं है, वो मेरा इस्तेमाल करके मुझे फंसा दिया, ऐसे ही वो तुम्हें भी मरवा देगा। तभी लक्ष्मी नाम की लड़की कहती है कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। फिर वो उसे बैक स्टोरी सुनाती है। विक्रम राठौर असल में एक कमांडर थे, उनके पत्नी दीपिका थी। उन्हें पता चलता है कि उनके लोगों को कुछ आतंकवादी बंदी बनाकर रखे हैं, तो उन्हें ऑर्डर मिलता है कि उन्हें किसी भी तरह बचाना है। वो अपने साथियों के साथ गन वगैरह लेके वहाँ पे पहुंच जाते हैं, लेकिन सही टाइम पर उनमें से किसी का भी गन चलता ही नहीं है, जिस वजह से वो सभी लोग घायल होने लगते हैं। उन्हें बचाने के लिए एक ऑफिसर अपना जान देकर एक बम को आतंकवादियों के ऊपर फेंक देता है, जिस वजह से बाकी सब बच जाते हैं। मिशन कंप्लीट होने के बाद उन्हें मेडल दिया जाता है। तभी विक्रम राठौर कहते हैं कि हमें ये मेडल नहीं चाहिए, क्योंकि आपके ये सस्ते गन की वजह से हमारे काफी जवान मारे जाते हैं। तभी पता चलता है कि ये गन्स का सप्लाई काली ने की थी। वो विक्रम से कहता है कि मेरा गन A1 है, तुम लोगों को गोली चलानी ही नहीं आती, मैं कुछ अच्छे ऑफिसर्स को भेजूंगा जो तुम्हें सिखा देंगे और जो मरे हैं उनके घर में भी थोड़े पैसे भेज दूंगा। ये सुनकर विक्रम को बेहद गुस्सा आता है। वो उस गन को उठाकर सीधा काली के ऊपर फायर कर देता है। काली बेहद डर जाता है, लेकिन वो सस्ता गन वहाँ भी नहीं चलती। जिसके बाद काली के गन्स फैक्ट्री को बैन करने की ऑर्डर दी जाती है। विक्रम जब रात में अपने घर में दीपिका के साथ था, तभी काली के गुंडे उन पर हमला कर देते हैं। वो विक्रम को उठाकर ले जाते हैं। पीछे दीपिका रह जाती है, तो उसे पुलिस स्टेशन में बुलाकर कहा जाता है कि तेरा पति एक क्रिमिनल है, वो घर में ड्रग्स छुपाता है। ऐसे कहते हुए वो ऑफिसर काफी सारे गालियां देने लगता है, जिससे दीपिका उसे मार देती है। उसे इस जुर्म के लिए फांसी देने के लिए लाया जाता है। तभी पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो इंडियन लॉ के मुताबिक जिसको फांसी दी जाने वाला हो, अगर वो प्रेग्नेंट है तो
उसका बच्चा जब तक 5 साल का नहीं होता तब तक उसे फांसी नहीं दी जा सकती। जिसके बाद काली दीपिका से जेल में मिलने आता है। वो कहता है फांसी देने के टाइम जीभ बाहर आ जाती है, आंखें बड़ी हो जाती है, ऐसे कहकर उसे डराने लगता है। लेकिन वो पूछती है कि विक्रम कहाँ है। काली कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने उसे गोली मार के प्लेन से फेंक दिया है। जिसके बाद दीपिका का एक बेटा जन्म लेता है, वो भी जेल में ही रहता है। वो जब 5 साल का हो जाता है तब उसकी माँ उसे सारी बात बता देती है, जिसके बाद दीपिका को फांसी दिया जाता है। ये सारी बात सुनकर नर्मदा आजाद की मदद करना चाह रही थी, लेकिन तभी उसका साथी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि काली के लिए काम करता हूँ, अब तुम्हें कोई भी बचा नहीं सकता। फिर वहाँ पे एक जोरदार फाइट होती है और टाइम रहते आजाद वहाँ पे पहुँच जाता है। वो नर्मदा को तो बचा लेता है, लेकिन लक्ष्मी मारी जाती है। जिसके बाद वो सब प्लान बना के काली के पास जो पैसे आने वाले थे उन सबको ये लोग चुराने जाते हैं। वहाँ पे भी अच्छी खासी फाइट होती है। ये लोग उस पैसे को तो चुरा लेते हैं, लेकिन विक्रम काली के हाथ लग जाता है। अब वहाँ पे उसकी काफी धुलाई होती है। तभी दूसरी तरफ आजाद न्यूज में लाइव आता है। वो कहता है कि हमारे कब्जे में एक महिलाओं की पुलिस थाना है और इनकी जान बचाना है तो मेरी बात माननी होगी। उससे बात करने के लिए संजय दत्त को बुलाया जाता है। अब ये बड़ा हरामी टाइप का इंसान था, तो वो कोई भी बात न सुनकर उनके ऊपर हमला करवा देता है। लेकिन उस थाने के अंदर पूरे 6000 लड़कियां उनके ऊपर गोलियों की बारिश कर देते हैं, जिससे संजय दत्त को उसकी बात माननी पड़ती है। आजाद उससे कहता है कि मैंने यहाँ की सारे वोटिंग मशीन को चुरा लिया है, अगर तुम्हें ये वापस चाहिए तो तुम्हें कुछ फैक्ट्रीज को बैन करना होगा जो काफी पोल्यूशन फैला रही है। जिसके बाद कमिश्नर भी इस बात को मान लेता है और काफी सारे फैक्ट्रीज को बैन कर देते हैं। और आजाद भी जाते जाते अपने फेस दिखा देता है और अपना असली नाम बता देता है। वो सारे जनता से कहता है कि अपनी उंगली का सही इस्तेमाल करो। तुम जिसे वोट देते हो उससे सवाल पूछो कि अगर मैं तुम्हें वोट दूं तो तुम मेरे लिए क्या करोगे, मेरे परिवार के लिए क्या करोगे। ऐसे ही बातें करने के टाइम काली को उसका लोकेशन मिल जाती है, जिसके बाद वो वहां पे पहुंच जाता है। फिर से वहां पे काफी अच्छी फाइट होती है। फिर आखिरी में काली को ठीक वैसे ही फांसी दी जाती है जैसे वो दीपिका को बता रहा था, मतलब कि जीभ बाहर निकलना, आंखें बड़ी हो जाना। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर ऐसे ही अच्छी मूवी आगे देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब